वेलकम टू मैटजियो ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं और ये ज्योग्राफी के इंट्रोडक्शन में हम लोग दो पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें पहला पार्ट हम लोग ने लिया था वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड, और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे वर्ल्ड हिस्ट्री से ज्योग्राफी का संबंध था। तो हम लोग ने ये देखा कि ये रिलेशनशिप कैसे फॉर्म हुई कि यूफ्रेट्स नदी और टिग्रिस नदी के बीच में जो मेसोपोटामिया है, जो आज का इराक है, तो वो पूरा मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन थी, जो कि सुमेरियन सिविलाइजेशन, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन और असीरियन सिविलाइजेशन से मिलकर के कंप्लीट बनी, और उसी को मेसोपोटामिया जो है आपके सिविलाइजेशन कहा गया। उसमें जो डेवलपमेंट्स हुए वो डेवलपमेंट्स कैसे कैरी फॉरवर्ड हुए, ग्रीस कैसे गए, रोम कैसे गए। उसके अलावा इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी, इजिप्शियन सिविलाइजेशन से जो है कुछ चीजें जो है आपके ट्रांसफर हुई, जैसे लिखने की शैली जो है आपके पेपर पे कैसे जो है आपके ट्रांसफर हुई। तो ये पेपरस नामक जो है आपके एक तरह से वृक्ष था, ट्री थी, जिसके जो है आपके लीव्स पर जो है आपके लिखा जाता था, जो एवरलास्टिंग होता था, हमेशा के लिए होता था, या काफी समय तक लॉन्ग लास्टिंग होता था, आप ये कह सकते हैं। तो वो जो है आपके ट्रांसफर हुआ ग्रीस, तो इसलिए हम लोगों ने उसको टच किया। फिर इसके बाद हम लोग ने देखा कि कैसे ज्योग्राफर्स ने, अलग अलग ज्योग्राफर्स ने, जो कि स्कॉलर्स थे वहां के, जो आपके ग्रीस के भी थे और आपके रोमन के भी थे, तो रोम के भी और ग्रीस के भी, दोनों जगह के जो आपके स्कॉलर्स थे, वही उन्हीं को आज हम ज्योग्राफर्स के रूप में पढ़ते हैं। वो स्कॉलर्स थे, वो जो चीज अपने एक्सपेरिमेंट करते थे और रिसर्च करते थे, जो उनको रिजल्ट आउटपुट मिलता था वो उसको रिकॉर्ड कर लेते थे। तो वही जो है एक तरह से आज उनके इंफॉर्मेशंस जो है वही इलैबोरेट हुई और बढ़ी। और इसी में हम लोग ने पढ़ा कि जो है आपके यूरोपियन बहुत सारे ऐसे जो है आपके लोग हुए, जिसमें मार्को पोलो थे, फिर आपके जिसमें इब्न बतूता थे, और आपके जो इस तरह के जितने भी लोग थे वो सब के सब तो इब्न बतूता थे, और फिर मार्को पोलो थे, फिर क्रिस्टोफर कोलंबस की बात आई, मैगलन की बात आई। तो ये सब हम लोग ने पढ़ा कि कैसे जो है इन लोग बाहर की तरफ निकले। अमेरिगो वासुपुस्सी थे, तो उन्होंने जो है आपके कैसे जो है वर्ल्ड को एक्सप्लोर किया, कैसे वर्ल्ड के बारे में पता चला। क्योंकि विश्व जो वर्ल्ड का मैप बनता था तो वो क्या था, वो सिर्फ बीच में भूमध्य सागर को दिखाया जाता था, मेडिटेरेनियन सी, ऊपर यूरोप को दिखाया जाता था, नीचे जो अफ्रीका था, अफ्रीका को अफ्रीका नाम नहीं लीबिया नाम दिया गया था, लीबिया था, और एक और एशिया का कुछ टुकड़ा, कुछ हिस्सा, क्योंकि एशिया में भी पूर्वी एशिया जो ईस्टर्न एशिया था वहां पर लोग नहीं रहते थे, तो इसलिए बहुत लिमिटेड जगह पर लोग रहते थे और बाकी जमीन के बारे में किसी को नहीं पता था। ना नॉर्थ अमेरिका, ना साउथ अमेरिका, ना ऑस्ट्रेलिया, ना न्यूजीलैंड, ना एंटार्क्टिका, इन सभी रीजन्स के बारे में किसी को नहीं पता था। इवन ग्रीनलैंड जो ऊपर है, यहां पर भी जो है आपके कोई भी हैबिटेट नहीं था और वहां पर एक तरह से मानव नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे करके आपके इन सभी चीजों के बारे में पता चला। तो यहां तक हम लोग ने पढ़ रखा था सेकंड पार्ट में। अब हम लोग आ रहे हैं थर्ड पार्ट, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है कि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, जैसे हमने आपको कहा, जो कि कंप्लीट साइंस है। ये कंप्लीट साइंस कैसे है? क्योंकि ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप उसमें फैक्ट्स को रटें। यहां पर जैसे हर सब्जेक्ट के लिए आपको सजेस्ट किया जाता है कि जैसे मान लीजिए कोई कंपटीशन आप देने जा रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी आप इसमें भी पढ़ें, 6 to 12 आप एनसीईआरटी पढ़ें, लेकिन उससे आपको सिर्फ फैक्ट्स मिलेंगे, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। और सिविल सर्विसेज में जो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो फैक्चुअल नहीं होते। अब तो किसी एग्जाम में लगभग फैक्चुअल नहीं होते। वनडे एग्जामिनेशन में थोड़े बहुत फैक्चुअल डेटा आते हैं, और नहीं तो आप देखेंगे अब तो प्रोविंशियल सर्विसेज जो होते हैं, जैसे पीसीएस वगैरह जो आपके होते हैं, तो उसमें जो है आप उसमें भी देखेंगे कि जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आने लगे हैं। और यूपीएससी जो पूछता है, जो आपके सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन होता है, उसमें तो 100% कॉन्सेप्चुअल आता है, कुछ भी फैक्ट नहीं आता, एक क्वेश्चन भी फैक्ट का नहीं होता। तो आपको वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एनसीईआरटी नहीं पकड़वा पाएगा जब तक आपकी वाइड नॉलेज नहीं होगी, जब तक आपने बोर्ड पर नहीं पढ़ा होगा। और अभी आप बोर्ड पर पढ़ेंगे, आप देखेंगे खुद ब खुद कि कैसे जो चीज आपको बोर्ड पर बताई जा रही है वो कभी किताब से नहीं पढ़ी जा सकती।
इसलिए ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप हर सब्जेक्ट बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप कभी किताबों में नहीं पढ़ सकते, किताबों से नहीं जान सकते। कॉन्सेप्ट्स थोड़ा बहुत सोच सकते हैं, लेकिन आपको अगर टीचर पढ़ा देगा तो आपको कोई बहुत वाइड कॉन्सेप्ट मिल जाएगा और आपको एक सोचने का दायरा मिल जाएगा। मेरा सजेशन है सबसे कि ये वाला वीडियो कंप्लीट देखिएगा, जिससे आपका पूरा जो है आपके व्यू क्लियर हो जाए कि व्हाट इज ज्योग्राफी, हाउ टू स्टडी ज्योग्राफी, कैसे हम ज्योग्राफी को पढ़ते हैं, ये सारी चीज आपको क्लियर हो जाएगी। और ज्योग्राफी कैसे पढ़ा जाता है, ये सारी चीज हम लोग इसमें क्लियर करते हैं। तो बेसिकली हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को छोटी छोटी चीजें, हम क्या है कि हम छोटी छोटी चीजों को लेकर के हम आगे चल रहे हैं और बहुत बेसिक चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सभी लोग पढ़ते हैं, बहुत स्टार्टिंग से ही जो है आपके पढ़ाया जाता है और बहुत स्टार्टिंग से ही हम लोग इन चीजों के बारे में जानते हैं। जैसे ये सब ऐसी चीजें हैं जो आप बहुत बेसिक जो है आपके उससे पढ़ रहे हैं आप, और बहुत पहले से आप पढ़ते चले आ रहे हैं। इन सभी चीजों के बारे में जैसे अगर हम लोग देखें तो सबसे पहली चीज आती है, जैसे आप इसके बारे में, ग्लोब है। ग्लोब क्या है? जो कि आपके एक मॉडल है जो रिप्रेजेंट करता है कि हमारा अर्थ कैसा है। ग्लोब पर ढेर सारी जो है आपके लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स बनी हुई हैं। लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स होती क्या है, ये हम लोग का फर्स्ट चैप्टर होगा, आगे चल करके अभी हम लोग पढ़ेंगे। और जो है बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है और बहुत जानकारी वाला चैप्टर भी है ये। इसमें से बहुत सारे ऐसे जो है आपके चीजें हैं जो आप शुरू से पढ़ते चले आए हैं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है और किस लिए है, ये जो है हम लोगों को देखना होता है। तो अब यहां पर क्या है कि जैसे अर्थ के बारे में अगर हम कहें तो इसके ऊपर कुछ काल्पनिक रेखाएं, इमेजिनरी लाइंस हैं। जैसे 0 डिग्री, अर्थ के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा, एक इमेजिनरी लाइन, जिसको हम लोग विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहते हैं। तो ये इक्वेटर है जो 0 डिग्री जो है आपके बीच में होता है। इसी तरह से 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री साउथ, दैट इज मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये है एंटार्क्टिक वृत्त। 66.5 डिग्री साउथ, ये है आर्कटिक वृत्त। एंटार्क्टिक वृत्त ये 66.5 डिग्री साउथ, और ऊपर की तरफ जो है वो आर्कटिक वृत्त है जो कि आर्कटिक सर्कल। तो आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल ये है 90 डिग्री नॉर्थ, ये है नॉर्थ पोल, और 90 डिग्री साउथ, ये क्या है, साउथ पोल। अब ये हम लोग चीजों को पढ़ते हैं, ये है क्या एक्चुअल, क्या हमने कभी इसको जाना है या किस तरह से हम लोग ने जानने की कभी कोशिश की है कि एक्चुअल में ये है क्या। तो अगर हम देखें पूरे वर्ल्ड में, अगर हम लोग देखें तो हर जगह पे, इंडिया ही नहीं बल्कि विश्व के हर जगह पे अगर हम लोग देखें तो हर कंट्री में जो है डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा है। हर एक चीज एक जैसी नहीं है। इंडिया में ही आप देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, क्या साउथ इंडिया में जो चीजें मिलती हैं क्या वही चीज नॉर्थ इंडिया में मिलती हैं, या जो पेड़ पौधे नॉर्थ इंडिया में होते हैं वही क्या ईस्ट इंडिया के रीजन में भी होते हैं। वेस्टर्न इंडिया के रीजन में जो आपके एक तरह से फूड होता है वही फूड क्या साउथ में होता है। सब चीज डिफर करती है। तो ये तो एक कंट्री के अंदर की बात है, और जब हम कंट्री को चेंज करते हैं तब देखिए ये सारी चीजें चेंज करती जाती हैं। क्यों? ड्यू टू क्लाइमेटिकल चेंज।
क्लाइमेट का चेंज होता है। अब क्लाइमेट क्या है, ये क्लाइमेट अभी आएगा तो हम लोग उसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो और वाइड रूप में आप जानते ही हैं क्लाइमेट जो है कैसे डिफाइन किया जाता है। तो क्लाइमेटिकल चेंज की वजह से हमारे सारे वेजिटेशंस, वनस्पतियां जिनको कहा जाता है, पेड़ पौधे, ये सब चेंज करते हैं। हर जगह अलग अलग जो है आपके वेजिटेशंस पाया जाएगा। पेड़ पौधे अलग अलग होंगे तो पेड़ पौधों पर डिपेंडेंट जो एनिमल्स होंगे, प्लांट्स जो होंगे, वो सब वेरी करेंगे। तो जितने भी प्लांट्स हैं उनके ऊपर जो डिपेंडेंट एनिमल्स हैं वो सब डिफर कर जाएंगे। जब एनिमल्स डिफर कर जाएंगे तो एनिमल को एनिमल खाने वाले वो भी डिफर कर जाएंगे। तो अब यहां पर क्या है कि जैसे जैसे चीजों का डिफरेंस, जैसे क्लाइमेटिकल चेंज होता है, हर एक चीज बदलती जाती है। इसीलिए हर देश में आप अलग अलग चीजों के बारे में जानते हैं। और बेसिकली अगर हम देखें तो विश्व के मैप में अगर हम देखें तो क्या हर एक कंट्री, चाहे वो एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, क्या एक जगह वेजिटेशंस मिल रहे हैं एक जैसे? क्या एक जैसे पेड़ पौधे हैं? तो ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे तो हर जगह ये आपको डिफरेंस दिखाई पड़ेगा। और ये डिफरेंस क्यों है, इसी की बात हम लोग करने आए हैं। तो ये सारी चीजें, जितनी भी चीजें हो रही हैं पूरे जो है आपके वर्ल्ड में, ये कैसे हो रही है या किस तरह से हो रही है? ड्यू टू एनर्जी। एनर्जी ही जो है आपके एक तरह से सारा वर्क करती है। तो एनर्जी जो है आपके वर्क कर रही है। और एनर्जी जो है एक तरह से अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे जितनी भी एनर्जी होती है, ये पूरे चाहे विश्व के किसी भी कोने में अगर हम कहें तो अलग अलग चीजों को डेवलप कर रही है, अलग अलग चीजें जो है पैदा कर रही है। और इसी वजह से वेजिटेशंस, एनिमल्स, इवन ह्यूमन बीइंग्स, ये सब आपके अलग अलग हो रहे हैं। और ये सारी चीजें अगर हम लोग देखें तो ये अलग कैसे है या किस तरह से है? तो हमने आपको बताया जैसे एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन एनर्जी। एनर्जी से वर्क हो रहा है। और ये एनर्जी आ कहां से रही है या कैसे रही है? सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सिर्फ एक सोर्स है, दैट इज सोलर एनर्जी। तो सन से जो एनर्जी हमें मिल रही है अर्थ को, यही क्या है? यही डिफरेंट टाइप में कन्वर्ट हो रही है। आपने पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के संरक्षण का नियम, जो ये कहता है कि ऊर्जा ना हम बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल ऊर्जा का रूपांतरण संभव है एक रूप से दूसरे रूप में। एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन संभव है, लेकिन हम उसको क्या है, ना तो बना सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं। तो जितने भी एनर्जी है वो सब क्या हो रही है? ये चेंज कर रही है, डिफरेंट जो है आपके उसमें। और सारे एनर्जी का सोर्स क्या है? सोलर एनर्जी। अब बात ये आ रही है कि सन पर एनर्जी कैसे आ रही है? तो सन पे एनर्जी कैसे बन रही है? तो सन पे एनर्जी इस तरह से बन रही है कि जो आपके हाइड्रोजन के हेवियर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनको ड्यूटेरियम कहा जाता है, आप डेप्थ में अगर केमिस्ट्री जानते होंगे तो जानते हैं, तो वो जो हेवियर हाइड्रोजन एटम्स होते हैं वो मिल करके हीलियम को बनाते हैं। और दो ड्यूटेरियम के एटम्स को अगर हम कंबाइन करें तो हीलियम के एटम की कंपैरिजन में दो ड्यूटेरियम के एटम की जो मास होता है वो ज्यादा होता है। इसके मतलब कि यहां पर क्या है कि हम लोग कहते हैं जैसे नॉर्मल सी भाषा में कि ऊर्जा सूर्य पर कैसे बन रही है? ड्यू टू जो है आपके नाभिकीय संलयन, जिसको कहा जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी बन रही है। और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? न्यूक्लियस का आपस में मिलना। और यही जो है आपके एक तरह से ये एनर्जी का कारण होता है। और ये एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट हमें मिलती है। अब बात आई नाभिकीय संलयन, ये क्या है? हमें पता है सारी चीजें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बनती हैं। इसके मतलब हर एक एटम में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होता है। जहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ज्यादा मात्रा में होता है उसी को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। और ऐसे अगर हम कहते हैं कि दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियस अगर आपस में कंबाइन कर जाए, फ्यूज कर जाए, जैसे 2 किलोग्राम का एक पिंड, 2 किलोग्राम का एक पिंड अगर हम मिला दें,
दो बॉडीज हैं, 2 किलोग्राम 2 किलोग्राम, और 2 किलोग्राम का ये भी एक और हम मिला दें तो कितने किलोग्राम का पिंड बनेगा? 2 2 2 मिलकर के कितना बनना चाहिए? 6 किलोग्राम। लेकिन 6 किलोग्राम का नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? लेस देन 6 किलोग्राम का बनता है। और फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट यही है। मास में डिफेक्ट क्या आ गया कि 2 + 2 + 2 बराबर 6 होना चाहिए था, लेकिन 6 नहीं होता, 6 से कम होता है। तो यही है मास डिफेक्ट। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा थ्योरी में। अब ये मास डिफेक्ट आया क्यों? 6 से कम कुछ भी मान सकते हैं, जैसे मान लीजिए 5.8 किलोग्राम बना। तो अगर 5.8 किलोग्राम बना तो इसके मतलब कि 0.2 किलोग्राम नष्ट हो गया, गायब हो गया। कहां चला गया? तो इस चीज को एक्सप्लेन किसने किया? आइंस्टीन ने। आइंस्टीन का फॉर्मूला जैसे अगर आप देखेंगे तो वो क्या है? E = mc²। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था और उन्होंने इस बात को एक्सप्लेन किया था कि जो एनर्जी होती है ये कैसे बनती है? ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ मास। जितना मास जो है वो डिस्ट्रक्ट होगा उतना ज्यादा ऊर्जा बनेगी। 1 किलोग्राम कोयले को जलाइए, जितनी ऊर्जा मिलेगी उससे कहीं ज्यादा ऊर्जा 2 किलोग्राम देगा, उससे ज्यादा ऊर्जा 5 किलोग्राम देगा। तो अब यहां पर क्या है? मास जितना ज्यादा डिस्ट्रक्ट होगा उतनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी। तो मास यहां पर क्या हो रहा है? ये लॉस हो रहा है मास का, और यही मास कन्वर्ट हो रहा है किसमें? एनर्जी में। तो यहां पर क्या है कि जो 2 ड्यूटेरियम के आइटम्स आपस में मिलते हैं, जो टोटल मास होना चाहिए उतना मास इसका नहीं होता, कम होता है। तो जो बचा हुआ मास है वो कहां चला जाता है? एनर्जी बनने में, और वही हीट और लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और यही हीट और लाइट हमें सन से आती हुई दिखाई पड़ती है और हम उसकी हीट को महसूस करते हैं, लाइट को देखते हैं। तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन यही है कि जब भी 2 या 2 से बड़े ज्यादा नाभिक आपस में मिलते हैं तो यहां पर मास का डिस्ट्रक्शन होता है, और जो मास डिस्ट्रक्ट होता है वो क्या होता है? आइंस्टीन के अकॉर्डिंग वही एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और वही प्रक्रिया सारे तारों में होती है, सारे स्टार्स में होती है। तो अभी आप जब यूनिवर्स पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, तो आप खुद ही सारी चीजों के बारे में जान जाएंगे। इंटरेस्टिंग जैसे स्टार हम क्यों कह रहे हैं, तो ये सब चीजें इतनी इंटरेस्टिंग है कि आपका मन जो है ये रहेगा कि क्लास कभी खत्म ही ना हो। अभी आप देखेंगे इस तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और जो है आपके कॉन्सेप्ट्स आपको पता चलेंगे। तो अब यहां पर क्या है? अब ये चीज हमें क्लियर हो गई कि एनर्जी जितनी भी है वही वर्क कर रही है। एनर्जी कहां से आ रही है? सन से आ रही है, सोलर फॉर्म में। सोलर एनर्जी बन कैसे रही है? नाभिकीय जो है संलयन के कारण, न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण नाभिकीय संलयन से ऊर्जा कैसे बन रही है? ड्यू टू द मास डिस्ट्रक्शन। और ड्यू टू द मास डिस्ट्रक्शन एनर्जी कैसे बनेगी? वो आइंस्टीन ने अपने फॉर्मूले में जो है आपके बताया। तो E = mc²। इसके मतलब कि c² ये c कांस्टेंट वैल्यू होती है जो कि स्पीड ऑफ द लाइट होती है, और E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। यही इनका आइंस्टीन का फॉर्मूला था। इसके मतलब अर्थ के सरफेस पर जितनी भी लाइट आ रही है वो क्या है? वो आपके सोलर लाइट है। अब ये रेखाएं कैसे बनी, क्यों बनी, क्या चीज डिनोट करती है? पढ़ डालिए, कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको। वजह क्या है? ये क्या है? ये कॉन्सेप्चुअल चीज है। कोई भी किताब लिखने वाला व्यक्ति कभी कॉन्सेप्ट्स नहीं लिखता है, फैक्ट्स लिखता है। अगर वो कॉन्सेप्ट लिखने लगे तो 500 पेज की किताब 5000 पेज की किताब बन जाएगी और कोई विद्यार्थी पढ़ेगा नहीं। इसीलिए कॉन्सेप्ट्स बुक में नहीं होते, बुक पढ़ करके कॉन्सेप्ट नहीं बनता। तो कॉन्सेप्ट्स ना होकर के फैक्ट बनता है। अगर आप दिमाग से कॉन्सेप्ट बना ले गए तो बन गया, नहीं बना ले गए तो नहीं बनेगा कभी। आप फैक्ट खाली याद करते रहेंगे। तो यही चीज है। ये सारी क्या चेन कहीं पर लिखा हुआ है, किसी किताब में दिखा दी या कहीं पर लिखा हुआ है? नहीं, ये आपको सोचना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट जैसे हमने बनाया है अपने लिए, हमने किसी से नहीं पढ़ा, हमने ये सब कॉन्सेप्ट खुद का बनाया हुआ है। तो जब खुद से हमने पढ़ा, जब खुद से चीजों को जाना, वही चीज हम आपको बता रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या है? ऐसी कंडीशन में आपका भी कॉन्सेप्ट बन रहा है उसी तरह से, जो कि आपको कहीं किताब में नहीं मिलेगा ये लिखा हुआ। लेकिन जब आपका ये कॉन्सेप्ट बन जाएगा तब देखिएगा कि क्वेश्चंस कैसे आपके आसानी से निकलते हैं।
तो अब यहां पर क्या है, एक चीज क्लियर हो गई कि सूर्य से ऊर्जा आ रही है और वही सारा काम कर रही है। सूर्य पे बनने वाली ऊर्जा नाभिकीय संलयन के कारण बनती है। नाभिकीय संलयन में क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है मास का डिस्ट्रक्शन की वजह से एनर्जी जो है बनती है, जो कि आइंस्टीन ने बताया, और उसी तरह से फिर जो है अब आपके हीट और लाइट का फॉर्मेशन होता है और वही पृथ्वी की सतह पर आती है। अब यहां तक हम लोग जो है आपके इन चीजों को पढ़ रहे हैं। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ नई चीज। अब बात आ रही है कि सूर्य से ऊर्जा आ रही है, तो क्या क्या पूरे पृथ्वी पर या जितने भी आपके एक तरह से अर्थ की सरफेस है, क्या वहां पर सब जगह पर ऊर्जा एक बराबर पहुंच रही है? जो एनर्जी इंडिया में है वही एनर्जी रशिया में पहुंच रही है, वही एनर्जी ग्रीनलैंड में पहुंच रही है, वही एनर्जी कनाडा में पहुंच रही है, वही एनर्जी ब्राजील में पहुंच रही है, वही एनर्जी ऑस्ट्रेलिया में पहुंच रही है, या वही एंटार्क्टिका में पहुंच रही है? नहीं, हर जगह अलग अलग। क्यों ऐसा है उसको भी समझिए। ऐसा इसलिए है कि जो अर्थ की सरफेस पर अगर आप देखें, मान लीजिए सन है, तो दो तरह से एनर्जी आ सकती है। तो एक एनर्जी आती है परपेंडिकुलर, एक आती है इंक्लाइंड। अगर सन ये है तो परपेंडिकुलर रेज ये पड़ेंगी और तिरछी किरणें इंक्लाइंड रेज इधर जाएंगी। तो जब परपेंडिकुलर रेज आती हैं तो उतनी ही एनर्जी छोटे से क्षेत्र में बढ़ती है, छोटे से क्षेत्र को मिलती है, और उतनी ही एनर्जी इधर जब इंक्लाइंड रेज आती हैं तो बड़े से क्षेत्रफल को मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल समझने के लिए बहुत आसान है, देखिए मान लीजिए 100 कैलोरी ऊर्जा आ रही है, ये भी 100 कैलोरी है। ये जो रीजन है ये मान लीजिए 10 किलोमीटर स्क्वायर है, 10 वर्ग किलोमीटर, और ये है 100 वर्ग किलोमीटर। अब देखिए 10 वर्ग किलोमीटर में 10 किलोमीटर स्क्वायर में 100 कैलोरी अगर आ रही है तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितनी आएगी? 10 कैलोरी। तो 10 कैलोरी पर किलोमीटर स्क्वायर, मतलब इतने क्षेत्रफल में इतनी ऊर्जा आ रही है, इतने एरिया में। जबकि यहां पर अगर आप देखेंगे कि 100 वर्ग किलोमीटर में 100 कैलोरी आ रही है तो 1 वर्ग किलोमीटर में 1 कैलोरी आएगी, तो 1 कैलोरी पर वर्ग किलोमीटर। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि यहां पर 10 कैलोरी 1 किलोमीटर स्क्वायर में आ रही है, जबकि यहां पे 1 ही कैलोरी पहुंच पा रही है। यहां कम पहुंच पा रही है ना, यहां ज्यादा पहुंच पा रही है। ज्यादा पहुंचने का मतलब जब लंबवत किरणें होती हैं कम क्षेत्रफल पर उतनी ही ऊर्जा बनती है, और तिरछी जब जो है रेज होती हैं तो ये हमेशा जो रेज होती हैं ये आपके कम ऊर्जा दे पाती हैं, क्योंकि बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाती हैं। यही है इन रेखाओं का कॉन्सेप्ट, जो आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। जो अर्थ है, अर्थ पर जो सोलर वर्टिकल रेज है ये वर्ष भर हमेशा इन्हीं के बीच में होती है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर। अब यहां पर क्या है, हमेशा वर्टिकल रेज इस तरह से मूव करती हैं। तो 21 मार्च से 21 जून, 21 जून से 23 सितंबर, 23 सितंबर से 22 दिसंबर, 22 दिसंबर से फिर 21 मार्च। ये जो है आपके एक तरह से सूर्य की लंबवत किरणों की सीमा रेखा है, ये कर्क रेखा। कर्क रेखा कभी भी इसके बाहर नहीं जाती। जैसे जो भी आपकी रेखा है, जैसे
ये जा रहा है इक्वेटर 0, मकर रेखा यहां है, कर्क रेखा यहां है, तो इसका मतलब कि इसी के बीच में हमेशा सूर्य की लंबवत किरणें ऐसे निकलेंगी। इसके मतलब सन ऐसे निकलेगा, ऐसे जाएगा, सन ऐसे निकलेगा, ऐसे जाएगा। अगर कर्क रेखा यहां है तो कर्क रेखा के ऊपर तक जा सकता है, कभी सूर्य ऐसे नहीं निकलेगा, कर्क रेखा के ऊपर नहीं जाएगा, कभी मकर रेखा के नीचे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे नहीं जाएगा, सूर्य ऐसे नहीं निकलेगा, ऐसे नहीं जाएगा, वर्टिकल रेस छोड़ता हुआ। तो इसलिए जो आपका रीजन होता है, तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये रीजन जो होते हैं वो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो यहां पर ये जितना भी रीजन है, हम ये कह सकते हैं कि ये हमेशा इसी रेखा के बीच में रहता है। 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर। कैसे रहेगा, कैसे हम माने? बहुत आसान है, देखिए जानना। सन है, अर्थ जो है वो ऐसे रिवॉल्व करता है, अर्थ कभी यहां होता है, अर्थ कभी यहां होता है, अर्थ कभी यहां होता है, इस तरह से रिवॉल्व करता है। 21 जून, 21 मार्च, फिर 21 जून, 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, अर्थ ऐसा रोटेट करता है। कैसे? इसको सन मानिए, सन की नॉर्मल रेज इसको मान लीजिए, अर्थ रिवॉल्व कर रहा है ऐसे, इस तरह से। और अर्थ की जो, अर्थ पर जो नॉर्मल रेज है, ये नॉर्मल रेज है मान लीजिए सन की, जो अर्थ की सरफेस पे पड़ती हैं, ये अर्थ के कर्क, ये भी क्या मान लीजिए, इक्वेटर मान लीजिए, कर्क रेखा मान लीजिए, ये मकर रेखा मान लीजिए। तो अर्थ जो है मूव इस तरह से करता है कि इसकी लंबवत रेखा, जो सन की नॉर्मल रेज हैं, वो हमेशा इसी में रहेंगी, इससे बाहर कभी नहीं जाएंगी। तो कभी नॉर्मल रेज विषुवत रेखा पे होती है, इक्वेटर पे, तो कभी कर्क रेखा पे, तो कभी मकर रेखा पे। ना तो मकर रेखा के बाहर कभी जाएंगी ये नॉर्मल रेज, ना ही कभी कर्क रेखा के ऊपर जाएंगी। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से बाहर नहीं जाना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे नहीं जाना, हमेशा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही रहना। कैसे? देखिए 21 मार्च की स्थिति क्या होती है कि सन ये है, अर्थ दोनों एक समान ऊंचाई पे होता है, और सन की नॉर्मल रेस कहां पड़ रही होती है, विषुवत रेखा पे। अब देखिए, अगर सन नीचे, अर्थ नीचे जाएगा तो सन की ये नॉर्मल रेस कहां जाएंगी, ये देखिए ध्यान दीजिएगा। हम अर्थ को नीचे ले जा रहे हैं, सन की नॉर्मल रेस कहां भाग रही है, ऊपर। अगर हम अर्थ को ऊपर ले जाएं तो सन की नॉर्मल रेस कहां भाग रही है, नीचे। अर्थ के नीचे जाने से नॉर्मल रेज ऊपर जाती हैं, और अर्थ के ऊपर जाने से नॉर्मल रेज नीचे जाती हैं। तो इस तरह से जो है आपके एक तरह से मूवमेंट होता है। तो इस, ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को अगर हम लोग देखें तो ये जो है एक तरह से आप देखेंगे कि ये इसी तरह से चलता है। अब ये कैसे चलता है ये पहले समझ लीजिए। देखिए अब देखिए, इसी तरह से अर्थ के जो है रेवोल्यूशन जो है, उस रेवोल्यूशन की वजह से जो है आपके क्या होता है, जो चेंजेस होते हैं क्लाइमेट में, या फिर आप ये कहें मौसम जो बदलते हैं, ऋतुएं बदलती हैं, तो वो कैसे बदलती हैं, ये सूर्य के जो आने वाली इंसुलेशन होती है, ये इंसुलेशन हर दिन हर समय बदलती रहती है। इसलिए हर दिन आने वाली जो एनर्जी है वो आपके चेंज करती है। तो यही चीज अब हम समझाने जा रहे हैं। ये डायग्राम बहुत ध्यान से समझिएगा। तो अब यहां पर क्या है, हमने जैसे आपको बताया कि सन की नॉर्मल रेज फिक्स है, अर्थ अगर नीचे मूव कराएंगे तो सन की नॉर्मल रेज ऊपर जा रही हैं, अर्थ को अगर हम ऊपर मूव कराएंगे सन की नॉर्मल रेज नीचे जा रही हैं। 21 मार्च को क्या होता है, 21 मार्च को सन और अर्थ एक ऊंचाई पे होते हैं। ये 3 महीने तक पृथ्वी नीचे चलती है, अर्थ नीचे आ रही है। जब नीचे आ रही है तो सन की जो नॉर्मल रेज है वो कहां भागेंगी, ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि कहां जा रहा है अर्थ,
नीचे। तो जब अर्थ नीचे जा रही है तो सूर्य की लंबवत किरणें, नॉर्मल रेज वो सन की, वो कहां जाएंगी? ऊपर की तरफ। और जब 3 महीने तक लगातार 21 मार्च के बाद 21 जून को सबसे नीचे आ जाता है अर्थ, सबसे नीचे आ जाता है अर्थ, उस समय सबसे ऊपर पहुंच जाती हैं कर्क रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें। इसका मतलब अब यहां पर सूर्य की लंबवत किरणें हैं, ये सूर्य की लंबवत किरणें अब यहां पहुंच गई। तो यहां था, ये यहां पहुंच गई, इसका मतलब कर्क रेखा पे। तो 21 मार्च को यहां थी सूर्य की लंबवत किरणें इक्वेटर पे, और अब ये कहां पहुंच गई? कर्क रेखा पे। अब 3 महीने जितना पृथ्वी नीचे चली है, 3 महीने फिर ऊपर की ओर चलती है, और जब 3 महीने फिर ऊपर की ओर चलती है तो अब ऊपर चलेगी तो सूर्य की लंबवत किरण कहां भागेगी? नीचे। सूर्य की लंबवत किरण नीचे भागने लगी। 23 सितंबर को सूर्य की नॉर्मल रेज जो होती हैं, जो वर्टिकल रेज होती हैं, वो फिर से कहां पहुंच जाती हैं? विषुवत रेखा पे। 21 मार्च की जो कंडीशन थी वही 23 सितंबर की आ गई, जो 21 मार्च की थी वही 23 सितंबर की आ गई। तो 21 मार्च से चल करके अर्थ गया, अब 23 सितंबर को यहां पहुंच गया। तो जब 21 मार्च को अर्थ नीचे जा रहा था तो नॉर्मल रेज ऊपर भाग रही थी, और जब अर्थ ऊपर की तरफ आ रहा है तो नॉर्मल रेज नीचे जा रही है 23 सितंबर को, और 23 सितंबर को सूर्य की लंबवत किरणें यहां पहुंच गई। अब अर्थ अपनी मैक्सिमम हाइट को गेन करने के लिए ऊपर चलेगा, मैक्सिमम हाइट गेन करने के लिए ऊपर चलेगा, और जब मैक्सिमम हाइट गेन करने के लिए ऊपर की ओर चलेगा तो अर्थ जैसे जैसे ऊपर जा रहा है सूर्य की लंबवत किरण और नीचे चलेंगी, यहां से और नीचे आएंगी, और जब सबसे ज्यादा ऊंचाई पर यह पहुंच जाएगा अर्थ, जो कि 22 दिसंबर को होता है, उस टाइम 22 दिसंबर को नॉर्मल रेस कहां पड़ने लगेंगी? मकर रेखा पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सन की रेस यहां आ गई। तो 21 मार्च को ये, 21 जून को कर्क रेखा पर, फिर ये ऊपर उठी पृथ्वी, 23 सितंबर को फिर से विषुवत रेखा पर, 22 दिसंबर को फिर से मकर रेखा पर, और फिर इसके बाद फिर से वापस आए तो 21 मार्च को फिर से विषुवत रेखा पर। इसी तरह से पूरे साल अर्थ रोटेट करता है, और जिसकी वजह से सन की नॉर्मल रेस जो है वो हमेशा इसी के बीच में चलती है। अब सन की नॉर्मल रेस जहां होंगी वहीं पर क्या होगा? वहीं पर आपके गर्म क्षेत्र होगा। तो गर्म क्षेत्र होगा, या फिर आप कहेंगे कि वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा, ये क्षेत्र ऐसा क्षेत्र हो जाता है जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है। तो ये क्या, ये जो है आपके ऐसा क्षेत्र बना जिसको, क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है, दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में है, इसलिए इस रीजन को क्या कहा जाता है? ट्रॉपिकल रीजन। तो ये क्या हो गया? ये हो गया ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण मतलब क्या होता है? गर्म। कटिबंध मतलब क्षेत्र, अर्थात गर्म क्षेत्र। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन से क्षेत्र हैं? जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में हमेशा रहते हैं, इनको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या ट्रॉपिकल रीजन्स के नाम से जाना जाता है। तो ट्रॉपिकल रीजन कैसे बन रहा है? सन की नॉर्मल रेस की वजह से, और नॉर्मल रेस कहां तक पहुंच रही है? कर्क रेखा और मकर रेखा तक। तो इसलिए जो आपके ट्रॉपिकल रीजन है वो जो है आपके कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य से होकर के जा रही है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो ये जो है आपके ट्रॉपिकल रीजन बनता है। अब आती है बात 66.5 डिग्री क्या जो है शो कर रहा है। 23.5 का तो हमें आंसर मिल गया। 66.5 डिग्री क्या है? ये ऐसे रीजन है जहां तक सन की रेज हमेशा इंक्लाइंड रहती हैं। सूर्य कहीं पर भी चला जाए, जैसे सन जो है मान लीजिए यहां है, तो नॉर्मल रेज कहां पड़ेगी? कर्क रेखा पे। सन यहां है, नॉर्मल रेज यहां पड़ेंगी। सन विषुवत रेखा पे, इक्वेटर पे, नॉर्मल रेज सन ऐसे निकलेगा, ऐसे जाएगा, नॉर्मल रेज यहां पे पड़ेंगी। सन यहां से निकला, ऐसे जा रहा है, सन मकर रेखा पे आ गया, मकर रेखा पर जो है आपके ऐसे जा रहा है। तो सन तो अपनी जगह है, लेकिन अर्थ क्योंकि मूव कर रहा है, जिसकी वजह से सन की वर्टिकल रेस क्या हो रही है? ये मूव कर रही है। तो सन तो फिक्स है, लेकिन अर्थ मूव कर रहा है। अर्थ के मूवमेंट की वजह से ये वर्टिकल रेस मूव कर रही है। लेकिन इस रीजन को अगर आप देखेंगे, ये रीजन अगर आप देखेंगे, तो यहां पर चाहे सन यहां हो, चाहे सन यहां हो, चाहे यहां हो, हमेशा इंक्लाइंड रेज ही पहुंचेंगी।
हमेशा इंक्लाइंड रेज पहुंचेंगी। यहां पर भी क्या है, यहां पे हमेशा इंक्लाइंड रेज पहुंचेंगी। ये जगह ऐसी होगी जहां पे इंक्लाइंड रेज ही पहुंचेंगी। तो ये क्षेत्र वर्ष भर जो है सूर्य की तिरछी किरणें होती हैं, इंक्लाइंड रेज होती हैं। और इंक्लाइंड रेज होने का मतलब ये हुआ कि यहां पर वर्ष भर कम एनर्जी पहुंचेगी, कम टेम्परेचर रहेगा। तो ये क्या हो जाते हैं, कम टेम्परेचर वाले रीजन हो जाते हैं। और ये कम टेम्परेचर वाले जो रीजन हैं जो कि यहां पर पाए जाते हैं, इनको अगर हम लोग देखें तो ये ऐसे रीजन हैं जो आपके एक तरह से जहां पर एनर्जी की कमी होती है कंपैरेटिवली यहां के कंपैरिजन में। तो इसलिए ट्रॉपिकल रीजन ये है। इन रीजन्स को क्या कहा जाता है, इन रीजन्स को कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, दैट इज सब ट्रॉपिकल रीजन। तो सब ट्रॉपिकल रीजन, ये भी सब ट्रॉपिकल रीजन हो जाएगा। तो ये सब ट्रॉपिकल रीजन है, ये ट्रॉपिक रीजन है, ये सब ट्रॉपिकल। सब मतलब होता है हाफ, मतलब कुछ समय तक, जब तक सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तब तक यहां पर गर्मियां होंगी, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, क्योंकि तिरछी किरणें पहुंच रही हैं। लेकिन जैसे ही सूर्य दक्षिण गोलार्ध में आएगा, सदर्न हेमिस्फीयर में, यहां पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लगेगी। तो इसलिए ये जो रीजन होते हैं ये सब ट्रॉपिकल रीजन्स कहलाते हैं, या इन्हीं को शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। अब हिंदी में इनको क्या कहा जा रहा है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। शीतोष्ण के मतलब क्या हुआ, शीत और उष्ण को मिला करके शीतोष्ण बना है। शीत मतलब ठंडा, उष्ण मतलब गर्म, शीतोष्ण। तो और यहां शीत पहले कहा गया और शीत को लंबा कहा जा रहा है, शीतोष्ण। उष्ण बहुत कम समय के लिए आया। क्यों, ये ऐसे रीजन होते हैं जहां पर 9 से 10 महीने तक जो है आपके शीत ऋतु होती है, सिर्फ 1-2 महीना 3 महीना गर्मियां होती हैं। तो शीत ऋतु लंबी होती है, ग्रीष्म ऋतु कम होती है। जैसे इस रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु लंबी है, समर्स लंबे हैं, विंटर्स बहुत कम होते हैं, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जहां हम लोग रहते हैं। लेकिन इन क्षेत्रों में क्या है, वहां पर शीत ऋतु लंबी होती है, विंटर्स ज्यादा बड़े होते हैं, समर्स कम होते हैं, और एनर्जी की मात्रा कम पहुंचेगी। अच्छा, इसी ट्रॉपिकल रीजन में विषुवत रेखा के पास ये रीजन ऐसा है जो 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के अक्षांश के मध्य होता है। तो 0 to 10 ऊपर, 0 to 10 नीचे, 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ। ये रीजन क्या है, ये भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, लेकिन ये रीजन ऐसा है जहां वर्ष भर अत्यधिक ऊष्मा होती है। क्यों, इसलिए क्योंकि अर्थ अगर हम देखें और सन को देखें तो सन और अर्थ में बहुत अधिक दूरी है। जो अर्थ है वो सन से ऑन एन एवरेज अभी बता रहे हैं, औसत बता रहे हैं, 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर है। 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर है अर्थ सरफेस से सन। और इतनी अधिक दूरी होने पर जब सूर्य की लंबवत किरणें कभी विषुवत रेखा पर हो या कर्क रेखा पर हो या मकर रेखा पर हो, तो ये जो रीजन है ये क्योंकि इतना बड़ा रीजन है, इसलिए कभी अगर कर्क रेखा पर भी होती हैं तो लगभग लंबवत यहां पहुंचती रहती है, नॉर्मल रेज लगभग पहुंचती रहती है, अप्रोक्सीमेट, क्योंकि ये रीजन बहुत बड़ा है। और जब ये रीजन बड़ा हो जाएगा तो ये एंगल क्या होगा, बहुत कम, ये वाला एंगल। तो इस वजह से क्या होता है कि जब कर्क रेखा पर भी सूर्य की लंबवत किरणें होती है तो लगभग इन क्षेत्रों में लंबवत किरणें पहुंचती रहती है, तो लगभग साल भर यहां पे गर्मियां होती है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का ये वो स्पेशल क्षेत्र है जहां पर सिर्फ गर्मियां होती हैं। जबकि यहां पर जहां उच्च अक्षांशों पे हम लोग रहते हैं, यहां पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में गर्मियां बहुत गर्म होती हैं और सर्दियां बहुत ठंडी होती हैं। तो यहां पर टेम्परेचर है, टेम्परेचर का डिफरेंस है, तो सर्दियां भी होंगी और गर्मियां भी होंगी। लेकिन ये रीजन ऐसा है जहां पर थ्रू आउट द ईयर गर्मियां होती हैं और टेम्परेचर यहां पर जो है कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे तो टेम्परेचर गर्म बना रहता है। इसलिए इस रीजन को, इस पर्टिकुलर रीजन को, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का ही ये पर्टिकुलर रीजन है, इस पर्टिकुलर रीजन को विषुवत रेखीय क्षेत्र, इक्वेटोरियल रीजन कहा जाता है, क्योंकि इक्वेटर के पास है।
इसलिए इसको इक्वेटोरियल रीजन के नाम से जाना जाता है या विषुवत रेखीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये विषुवत रेखीय क्षेत्र, इक्वेटोरियल रीजन, जो ट्रॉपिकल रीजन्स के बीच में आता है, या आप ये कह सकते हैं ट्रॉपिकल रीजन का ही पार्ट है वो, ये भी ट्रॉपिकल रीजन है। ट्रॉपिकल रीजन का वो रीजन जहां पे वर्ष भर गर्मियां होती हैं या सूर्य का लगभग लंबवत प्रकाश पहुंचता है, नॉर्मल रेज, तो ऐसे रीजन को क्या कहते हैं आपके इक्वेटोरियल रीजन। अब बात आती है, ये जो लाइन है ये क्या है, यहां पर सूर्य की तिरछी किरणें पहुंच रही हैं यहां तक। इसके बाद क्या होता है 66.5 से 90 तक, 66.5 से 90 तक इन रीजन्स में साल भर गर्मियां नहीं पहुंचती। साल भर जो है आपके एक तरह से सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती, सिर्फ 6 महीना यहां पे सूर्य की किरणें पहुंचती हैं और 6 महीना यहां पे पहुंचती है। कैसे? ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां एक साल में एक दिन और एक रात होती है। फिर समझिएगा, यहां पर एक साल में एक दिन और एक रात होती है बस। जैसे हम लोगों के यहां क्या है, 365 दिन 365 रात, क्योंकि 365 टोटल डेज होते हैं, तो टोटल डेज में नाइट और डे क्या होगा, तो 365 दिन तो 365 रात होती है एक साल में। यहां पर एक साल में एक दिन होता है और एक रात होती है। कैसे? ये जो रीजन है यहां पर जब सूर्य उग जाता है, या आप ये कह सकते हैं कि सूर्य दिखने लगता है, तो 6 महीने लगातार दिखता रहता है, सूर्य डूबता ही नहीं है, सनसेट होता ही नहीं है। सनराइज हो गया तो 6 महीने तक लगातार सूर्य दिखाई पड़ता रहेगा, वो सनसेट होगा ही नहीं, रात होगी नहीं, हमेशा दिन बना रहेगा 6 महीने लगातार। ये ऐसे रीजन होते हैं। कैसे ऐसा होता है? 6 महीने का दिन 6 महीने की रात, ये 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। कैसे जाने? देखिए एक एग्जाम्पल ऐसे दिखा देते हैं आपको, ऐसे ज्यादा समझ में आएगा। ये मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अर्थ इस सन के चारों तरफ ऐसा रिवॉल्व कर रहा है, ऐसा रिवॉल्व कर रहा है। तो अब रिवॉल्यूशन में क्या होता है कि जब ये सन ऐसे जाता है तो इस हाफ पीरियड तक यहां प्रकाश पड़ेगा, लेकिन यहां नहीं मिलेगा, नीचे इस हाफ, और अगले हाफ में यहां पर सन की रेस पहुंचेगी, लेकिन यहां नहीं पहुंचेगी। हाफ टाइम तक यहां रेस पहुंच रही है, यहां नहीं पहुंच रही है, और हाफ टाइम तक यहां रेस पहुंच रही है, यहां नहीं पहुंच रही। कब ऐसा होगा? 21 मार्च से 23 सितंबर तक, जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होगा, तब तक यहां दिन होगा और यहां रात होगी। और 23 सितंबर से लेकर के 21 मार्च तक यहां दिन हो जाएगा और यहां रात हो जाएगी। ऐसा होता है। तो 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी गोलार्ध में दिन होता है, दक्षिण गोलार्ध में उस समय रात होती है 6 महीने की। 23 सितंबर से 21 मार्च तक जब सूर्य दक्षिण गोलार्ध में होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में होता है, यहां पर 6 महीने का दिन, यहां 6 महीने की रात हो जाती है। अब देखिए जो रीजन है, इस रीजन को अगर हम कहें, जैसे कंट्रीज, एक क्वेश्चन आया होगा या एक क्वेश्चन आपसे गुजरा होगा, तो नॉर्मली हम सब लोग, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका आंसर जानते रहते हैं, लेकिन उसका डीप में नॉलेज नहीं होती हम लोगों को। जैसे हम लोग, एक क्वेश्चन खूब आता है, मध्य रात्रि का सूर्य किसको कहा जाता है? लैंड ऑफ मिडनाइट सन। तो किसको कहते हैं? नॉर्वे को। नॉर्वे को मध्य रात्रि का सूर्य। नॉर्वे कहां है? ये ऑरेंज वाला पार्ट, जो ऊपर आप ऑरेंज देख रहे हैं, ये। अब इसको मध्य रात्रि का सूर्य कह रहे हैं, जबकि इसके बगल में स्वीडन है, फिनलैंड है, रशिया भी है, इसके ऊपर है रशिया, इसके ऊपर ग्रीनलैंड भी है, इसी रीजन में आप चलते चले कनाडा भी है। तो हम इन देशों को क्यों नहीं कह रहे हैं मध्य रात्रि का सूर्य? अब जैसे आदमी कहता है कि यहां पे ये जो नॉर्वे है, इस नॉर्वे में 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात हो जाती है। तो 6 महीने का दिन 6 महीने की रात अगर यहां हो रही तो यहां भी होगी, यहां भी होगी, यहां भी होगी, यहां भी होगी, यहां भी होगी। हर जगह लोग रह रहे हैं, हर जगह को कहना चाहिए मध्यरात्रि का सूर्य।
मध्यरात्रि का सूर्य क्यों? लैंड ऑफ मिडनाइट सन के मतलब मिडनाइट होती है, रात के 12 बजे होते हैं और सूरज दिखाई पड़ता रहता है, मतलब रात होती ही नहीं है। 6 महीना जब रात नहीं होगी तो रात के 12 अगर बज रहे हैं, मान लीजिए 24 घंटे में किसी भी टाइम देखेंगे सूर्य निकला हुआ है, तो ऐसा होता है यहां। तो नॉर्वे को नॉर्वे की वजह से नहीं कहते। नॉर्मली क्या है कि आपने कहीं पे पढ़ा और लिख लिया और उसको याद कर लिया। तो अगर आपने याद कर लिया और कहीं पे लिखा हुआ है और कहा जा रहा है कि नॉर्वे को मध्यरात्रि का सूर्य कहा जाता है, तो आपके दिमाग में यह उठना चाहिए कि स्वीडन को क्यों नहीं कहा जाता, फिनलैंड को क्यों नहीं कहा जाता, रशिया को क्यों नहीं कहा जाता, ग्रीनलैंड को क्यों नहीं कहा जाता, इस कनाडा और अलास्का को क्यों नहीं कहा जाता? क्यों नहीं दिमाग में आया आपके? क्यों नॉर्वे को कह रहे हैं? नॉर्वे को नॉर्वे की वजह से नहीं कहते हैं। यहां पर अभी आप पढ़ेंगे नॉर्वे के पूरे रीजन में, ये जो रीजन है यहां पे एक माउंटेन होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स। ये पूरा रीजन जो है, ये पूरा माउंटेन्स, स्कैंडिनेवियन रीजन। और ये स्कैंडिनेवियन रीजन जो होता है ये बहुत ऊंचा पर्वत है। यहां पर कुछ जनजातियां रहती हैं, ट्राइब्स रहती हैं। अब देखिए मध्यरात्रि का सूर्य, अब रात में सूर्य निकला हुआ है वही देख पाएगा जहां लोग रहेंगे ना। जिस जगह लोग रहते हैं वहां पर ऐसा कहीं नहीं दिखाई पड़ता, ये रीजन है ही नहीं। यहां पर हाइट होने की वजह से नॉर्वे के उत्तरी स्कैंडिनेविया पर्वतों पर जहां पे ट्राइब्स रहती हैं वहां पर ऐसा होता है। तो दिन जब हो जाता है तब तो ये ऊपर ही रहते हैं, रात हो जाती है तो ये नीचे चले आते हैं घाटियों में और फिर नीचे अपना बसेरा बजा लेते हैं। तो 6 महीना ऊपर रहते हैं, 6 महीना नीचे रहते हैं। यहां के ट्राइब्स देखते हैं, लेकिन उनके वजह से भी मध्यरात्रि का सूर्य नहीं कहते, क्योंकि नॉर्वे में तो आम जो है जैसे हम लोगों के यहां दिन रात होती है वैसे ही वहां भी होती है। तो नॉर्वे को क्यों कहा जाता है? ये जो आप ऑरेंज वाला पार्ट देख रहे हैं ये नॉर्वे का ही आइलैंड है। जैसे इंडिया है, इंडिया का आइलैंड, जैसे मान लीजिए कि अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप क्या है? इंडिया का पार्ट है, इंडिया है। उसी तरह नॉर्वे का ये आइलैंड है। इस आइलैंड का नाम क्या है? इसको कहते हैं स्वालबार्ड। ये स्वालबार्ड आइलैंड है। इस रीजन में अगर आप देखेंगे जहां स्वालबार्ड है वहां पर किसी भी कंट्री में कोई रिहायशी क्षेत्र नहीं है। न रशिया में कोई रहता है, न ग्रीनलैंड के ऊपरी भागों में कोई रहता है, न कनाडा के ऊपरी भाग में रहता है, न अलास्का के, कोई नहीं रहता। एक्सपीरियंस क्या करेगा? लेकिन स्वालबार्ड पर लोग रहते हैं। स्वालबार्ड पर कैसे रहते हैं? स्वालबार्ड पर भी क्या है? क्योंकि स्वालबार्ड पर बना हुआ है नॉर्थ पोल के रिसर्च का स्टेशन। नॉर्थ पोल जबकि कनाडा में है, क्वीन एलिजाबेथ द्वीप है, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, उसके पास जो है आपके नॉर्थ पोल है। लेकिन नॉर्थ पोल में जितनी रिसर्च होती है वो सब के सब स्वालबार्ड में होती है। तो इसलिए जब जो आपके साइंटिस्ट होते हैं जब उनको रिसर्च में जाना होता है तो जब यहां दिन हो जाता है तब चले जाते हैं। कब जाएंगे? किस टाइम जाएंगे? 21 मार्च से 23 सितंबर तक। तो उत्तरी ध्रुव का जो शोध होता है, रिसर्च होता है, वो 21 मार्च से 23 सितंबर तक। वर्ल्ड के जितने स्टेशन हैं, सारे देशों के स्टेशन स्वालबार्ड में बने हैं। इंडिया का भी स्टेशन बना है। इंडिया के उस स्टेशन का नाम है हिमाद्री स्टेशन के नाम से बना हुआ है स्वालबार्ड में। इंडिया के जो साइंटिस्ट होते हैं वो नॉर्थ पोल पर रिसर्च करने जाते हैं, उनकी पूरी टीम जाती है, वहां पर जाएगी, 21 मार्च के बाद जाएगी, 23 सितंबर से पहले लौट आएगी, अंधेरा होने से पहले। और 21 मार्च से 23 सितंबर तक जब तक उन लोग रहते हैं पूरे वक्त सूर्य दिखाई पड़ता रहता है, दिन हो रात हो कुछ भी। इसके मतलब 6 महीने तक पूरी तरह से दिन बना रहता है और 6 महीने उस समय तक रात रहती है। और जब सूर्य दक्षिण गोलार्ध में आता है सदर्न हेमिस्फीयर में, तो 23 सितंबर से 21 मार्च तक यहां दिन हो जाता है, यहां पर रात हो जाती है। तो ये 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात। और जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तब अत्यंत तिरछा प्रकाश पहुंच रहा है, बहुत तिरछा प्रकाश पहुंच रहा है। और जब बहुत तिरछा प्रकाश पहुंच रहा है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? बहुत कम एनर्जी पहुंच रही है। इसलिए ये रीजन्स जो होते हैं, ये रीजन्स क्या होते हैं? इन रीजन को क्या कहा जाता है? ध्रुवीय क्षेत्र, पोलर रीजन। पोल्स के चारों तरफ है तो इसलिए ध्रुवीय क्षेत्र। ये क्या है?
ये है आपके ध्रुवीय क्षेत्र, दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र, उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र, नॉर्थ पोल रीजन और साउथ पोल रीजन। ये पूरा क्षेत्र होता है जो कि आपके ध्रुवीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, पोलर रीजन के नाम से जाना जाता है। ये रेखा आर्कटिक वृत्त क्यों कहलाई, इसको एंटार्क्टिक वृत्त क्यों कहा? इसलिए क्योंकि जो आपकी रेखा है, जो आपकी आर्कटिक वृत्त जाती है, वो ये जाती है 66.5 डिग्री। और 66.5 डिग्री जो रेखा जा रही है 66.5 डिग्री की, वो क्या है, उसके भीतर ही आर्कटिक ओशन आता है। ये पूरा आर्कटिक ओशन है और 66.5 डिग्री रेखा आर्कटिक ओशन को चारों तरफ से बंद किए है, चारों तरफ से बंद है आर्कटिक ओशन। इसी तरह से 66.5 डिग्री की रेखा चारों तरफ से बंद किए हुए है एंटार्क्टिका को। जो नीचे एंटार्क्टिका है वो चारों तरफ से बंद है उस रेखा की वजह से। इसीलिए 66.5 डिग्री उत्तर अक्षांश जो होता है, इसे कहा जाता है आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक सर्कल। क्यों? क्योंकि इसी सर्कल के बीच में पूरे में जो ओशन है वो आर्कटिक ओशन है, और इसी सर्कल्स के बीच में जो आपके महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, जो कि बर्फ से ढका हुआ है, एंटार्क्टिका कहा जाता है। इसलिए एंटार्क्टिक वृत्त एंटार्क्टिका की वजह से, एंटार्क्टिक सर्कल, और आर्कटिक ओशन की वजह से आर्कटिक वृत्त के नाम से, आर्कटिक सर्कल के नाम से जाना जाता है इसे। अब देखिए, आइए देखते हैं इन रीजन्स को हमने क्यों पढ़ा। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ज्यादा ऊर्जा होगी, जिसमें विशेषकर विषुवत रेखीय क्षेत्र इक्वेटोरियल रीजन में सबसे ज्यादा ऊर्जा होगी, फिर उससे कम ऊर्जा यहां पर, फिर उससे कम ऊर्जा यहां पर। इसके मतलब विषुवत रेखा से, इक्वेटर से जो है आपके दोनों पोल्स की तरफ चलने पर एनर्जी कम होती चली जाती है। जब एनर्जी कम होगी तो एनर्जी पे डिपेंडेंट है क्या? वर्क। इसका मतलब कार्य कम होगा। अब किस तरह के कार्य की बात कर रहे हैं? जितने कार्य हैं वो सब, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम स्टार्ट करते हैं वनस्पतियों से, प्लांट्स से। जैसे नॉर्मल सी भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, पेड़ पौधे स्वयं का भोजन बनाते हैं, खुद की एनर्जी कंटेन करते हैं, खुद की एनर्जी खुद की जो है आपके फूड प्रिपेयर करते हैं। फूड प्रिपेयर कैसे करते हैं? ये करते हैं फोटोसिंथेसिस। कैसे? जो कार्बन डाइऑक्साइड है, देखिए अब यहां पर क्या है, पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधों के साथ क्या होता है, ये खुद का भोजन बनाते हैं। भोजन कैसे बनाते हैं? जो इनकी जड़ें हैं वो खींचती हैं पानी को, जल, ये वाटर हो गया। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एयर से ये लेते हैं। सनलाइट इनको जरूरत होती है, ये सूर्य से मिलती है। और क्लोरोफिल, जो पत्तियों का हरा रंग होता है, ग्रीन पिगमेंट, उसे क्लोरोफिल कहते हैं। ये चार चीजें मिक्स होकर के वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सन रेज एंड क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट है, ये मिल करके ग्लूकोज का निर्माण करता है। यही इनका भोजन होता है। और ग्लूकोज जब बनता है और ऑक्सीजन लिबरेट होता है, इसलिए ऑक्सीजन बाहर की तरफ निकलता है जो हम लोगों को मिलता है। तो ग्लूकोज जो बना यही इनका फूड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ज्यादा भोजन ये बना लेंगे उतना ज्यादा
ये बड़े होंगे, जितना खाएंगे उतना तेज बढ़ेंगे, तो जितना भोजन बनाएंगे उतना खाएंगे, उतना जो है तेज बढ़ेंगे। तो ये चीज लागू होता है पेड़ पौधों के साथ, हर जगह लागू नहीं होगा। अब मानव में नहीं लागू होता। जैसे हम लोग क्या है, हम लोग नॉर्मली क्या है कि जैसे कोई बहुत मोटा आदमी जा रहा है सपोज कर लीजिए, तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, बहुत मोटा आदमी जा रहा है, किस चक्की का आटा खाते हो, लोग ऐसे पूछते हैं ना, तो किस चक्की का आटा खाते हो, इसके मतलब क्या हुआ, बहुत खाता है शायद। ऐसा नहीं, ह्यूमन बींग्स में इतना जो है आपके वेरिएशन देखने को मिलता है कि बहुत मोटा आदमी है, हो सकता है 2-3 रोटी भी नहीं खा पाता हो, 2-3 रोटी खाते खाते पसीना छोड़ देता है, नहीं खा पाता। और बहुत दुबला पतला आदमी है, 15, 17, 18 रोटी खा नहीं चलता, कहां गया। तो ह्यूमन बींग्स में ये नहीं है, लेकिन पेड़ पौधों के साथ है। पेड़ पौधे जितना ज्यादा भोजन बनाएंगे उतना ज्यादा उनका विकास होगा। अब देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये पूरी पृथ्वी पर एक समान है। क्यों? क्योंकि हर जगह मिल रहा है, हर जगह उपलब्ध है, वायुमंडल से, एटमॉस्फेयर से ले लेंगे। जो क्लोरोफिल है ये हर जगह है, ग्रीन पिगमेंट, लेकिन क्या जल और सूर्य का प्रकाश है हर जगह बराबर? नहीं। तो सूर्य का प्रकाश कहां ज्यादा है? यहां। अब देखिए, जब यहां पर सूर्य का प्रकाश ज्यादा है तो होगा क्या, क्योंकि जैसे जैसे हाइट पर हम लोग चलते हैं टेम्परेचर कम होता चला जाता है, कम होता जाता है, तो जितने ऊपर जाएंगे 0 डिग्री से कम हो गया तो जो आपके क्षेत्र होते हैं वो बर्फ से ढकने लगते हैं। तो बर्फीले क्षेत्र जो होते हैं, जो बर्फ से ढके हुए क्षेत्र होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ध्रुवों पर मिलते हैं, हर जगह मिलते हैं। विषुवत रेखा पे भी पूरे हिम से ढके हुए क्षेत्र मिलेंगे। हाइट ज्यादा होगी, हिम से ढके रहेंगे। हाइट जैसे से ज्यादा होती है किसी प्लेन की, टेम्परेचर कम होता जाता है। तो इसलिए जितना भी ऊपर आप चलते चले जाएंगे वहां पे बर्फ जो है आपके जमी होती है, हर जगह बर्फ जमी होती है। विषुवत रेखा पे भी बर्फ चाहिए जाती है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी, इक्वेटोरियल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन, पोलर रीजन, हर जगह बर्फ होती है। अब टेम्परेचर यहां ज्यादा है, जब टेम्परेचर यहां ज्यादा है तो बर्फ ज्यादा पिघलेगी, ज्यादा पिघलेगी तो नदियों का विकास ज्यादा होगा, नदियां यहां ज्यादा पाई जाएंगी। जब नदियां बहेंगी तो जल उपलब्ध रहेगा, वाटर जो है आपके अवेलेबल है, वाटर है, और टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन से जलवाष्प से बादलों का निर्माण, इसलिए यहां पर टेम्परेचर ज्यादा, बर्फ ज्यादा पिघली, नदियां ज्यादा बनी, जल की उपलब्धता ज्यादा हुई, जल का वाष्पीकरण हुआ, इवेपोरेशन हुआ, बादलों का निर्माण हुआ, और बादलों का निर्माण होने की वजह से बारिश ज्यादा हुई। इसलिए लैटिट्यूडनल बहुत चीजों पर डिपेंड करती है, लेकिन एक प्राइम चीज होती है लैटिट्यूड। विषुवत रेखा से जैसे जैसे आप ध्रुव की ओर चलेंगे बरसात कम होती चली जाएगी। अब जैसे जैसे विषुवत रेखा से, इसका मतलब क्या हुआ, इक्वेटोरियल रीजन से पोलर रीजन की तरफ चलने पर जो है बारिश कम होगी। जब बारिश कम होगी तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे ज्यादा बारिश यहां हो रही है, फिर यहां हो रही है, फिर यहां हो रही है, फिर यहां हो रही है। ये रीजन क्या है, इक्वेटोरियल रीजन। यहां पर टेम्परेचर भी ज्यादा, बारिश भी ज्यादा, जल भी ज्यादा, सनलाइट भी ज्यादा। और ये दो चीज तो कॉमन हर जगह मिलती है। इसका मतलब जहां पर ये ज्यादा होगी वहीं पे भोजन ज्यादा बनेगा। इसलिए विषुवत रेखीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा भोजन बनता है। उससे कम भोजन यहां बनेगा, उससे कम भोजन यहां बनेगा, और सबसे कम भोजन कहां बनेगा, यहां बनेगा। क्योंकि ऊपर जाने पर टेम्परेचर भी कम हो रहा है और जल की उपलब्धता भी कम होती चली जाएगी। तो इसलिए विषुवत रेखीय क्षेत्र से ध्रुव की ओर जाने पर आपकी वर्षा की मात्रा घटती है। कितनी बार अगर आप सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में देख लीजिए तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में रेनफॉल ऑफ द वर्ल्ड से कंसर्निंग बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और ये क्वेश्चंस कैसे होते हैं या किस तरह से होते हैं, यही हम लोगों को देखना होता है। बहुत आसान होते हैं, उनको कैसे निकाला जाता है, बहुत सिंपल होते हैं। अब जो सिविल सर्विसेज में आते हैं उन्हीं से छन करके क्वेश्चंस प्रोविंशियल सर्विसेज में आने लगते हैं, पीसीएस में। तो प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज में जब आते हैं वही क्वेश्चंस आपके एक तरह से सही होकर के या और छोटे होकर के आपके वनडे एग्जामिनेशंस में पूछे जाने लगते हैं। कई बार ये पूछा जा चुका। अब जैसे जो है आपके वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में अगर कहा जाए, वर्ल्ड के निम्न में से किस देश में सर्वाधिक वर्षा होती है। अब
सर्वाधिक वर्षा की जब हम बात कर रहे हैं और कंट्री की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका। जैसे एक बार ऑप्शन क्या आया था, कनाडा, रशिया, ऑस्ट्रेलिया और नाइजर। तो इक्वेटर के नजदीक कौन है? नाइजर है, उसमें ज्यादा होगा। तो इक्वेटर के नजदीक देखना होता है। फिर क्या आया, फिर इसी क्वेश्चन को दिया गया, उसी का रोप आया, दूसरी तरीके से आया, और यही चीज पीसीएस में जब आया तो और आसान हो गया। तो और आसान इस तरह से हो गया कि निम्न में से किस जगह पर या किस जो है रीजन में जो है वर्षा ज्यादा होती है। और उस समय जब आया तो उसमें यूएसए दिया था, फ्रांस दिया था, रशिया दिया था और एक इंडोनेशिया दिया था। कहां आप लगाएंगे? यहीं पे लगाएंगे। यही क्वेश्चन अब इसी कॉन्सेप्ट पर देखिए, क्योंकि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में हमेशा सूर्य की लंबवत किरणें होती हैं। क्वेश्चन क्या आया सिविल सर्विसेज में, यूपीएससी में अगर देखा जाएंगे, अगर आप पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा कि निम्न में से किस स्थान पर सूर्य की लंबवत किरणें कभी नहीं पहुंचती। नॉर्मल रेज ऑफ द सन जो है वो कभी जो है नहीं पहुंचती। उसमें ऑप्शंस क्या दिए हुए थे? ऑप्शन दिया था अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, रशिया और वेस्ट इंडीज। तो कहां सूर्य की लंबवत किरणें पहुंचेंगी? ऑप्शन हो जाएगा कहां? वेस्ट इंडीज। अगर कहेगा कि नहीं पहुंचेंगी तो 3 रीजन आपके जो है इसके दिए जाएंगे और एक बाहर का दे दिया जाएगा। जैसे 2 बार ये प्रश्न आ चुका। तो अब किस जगह पर सूर्य की लंबवत किरणें नहीं पहुंचेंगी क्वेश्चन है, तो उसमें दिया गया था मैक्सिको, फिर इसके बाद जो है आपके इंडिया, फिर इसी में दिया था चाइना और इसी में दिया गया था जापान। तो यहां से कर्क रेखा इंडिया के मध्य से होकर के जाती है, चाइना से जाती है, इंडिया से जाती है, बहुत क्लोज था। मैक्सिको से होकर के जाती है, जापान से नहीं होकर जाती। इसलिए जापान में कभी सूर्य की लंबवत किरणें पहुंचेंगी नहीं। सिविल सर्विसेज के इस क्वेश्चन को देखते हुए पीसीएस ने तुरंत क्वेश्चन बनाया, इंडिया के रेस्पेक्ट में बना दिया। इंडिया के रेस्पेक्ट बना दिया, निम्न में से किस स्थान पर सूर्य की लंबवत किरणें कभी नहीं पहुंचती। ऑप्शन क्या दिया? मुंबई। अब देखिए 20 से होकर के जा रही है, चेन्नई, कोलकाता, न्यू दिल्ली। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, न्यू दिल्ली। कर्क रेखा क्योंकि 20 से जा रही है, न्यू दिल्ली में कभी लंबवत किरणें नहीं पहुंचेंगी। कर्क रेखा के ऊपर है, कर्क रेखा के बाहर है, तो इसलिए नॉर्मल रेज वहां कभी नहीं पहुंचेंगी। इसलिए ऐसे कंडीशन में जो है ऑप्शन क्या हो गया? ये हो गया। तो देखिए इस तरह के कॉन्सेप्ट, जो क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, अब आप किताबों में ढूंढ डालिए, गूगल पे डाल दीजिए इस क्वेश्चन को, कभी आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी 4 ऑप्शन बनाया जा सकता है। कितने ऑप्शन आप याद करेंगे? आपको केवल कॉन्सेप्ट समझना है, सूर्य की लंबवत किरणें कहां पहुंच रही हैं, कहां नहीं पहुंच रही हैं, वर्षा कहां ज्यादा होगी, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, जो अभी हमने आपको बताया कि अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा, बर्फ ज्यादा पिघलेगी, और बर्फ के ज्यादा पिघलने से नदियां ज्यादा बनेंगी, नदियों के ज्यादा होने से जल ज्यादा होगा, जल ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, वाष्पीकरण होगा, इवेपोरेशन ज्यादा होगा, इवेपोरेशन ज्यादा है, बारिश कैसे होती है, बादलों से बादल का निर्माण ज्यादा होगा और बारिश वहां पर ज्यादा होगी। ये है कॉन्सेप्ट आपके इसका। तो इसलिए विषुवत रेखा से कर्क रेखा की ओर जाने पर टेम्परेचर जो है वर्षा की मात्रा कम होती चली जाती है। पेड़ पौधे, जैसे हमने आपको कहा, अब पेड़ पौधों का एग्जाम्पल लिया, यहां सबसे ज्यादा भोजन बनेगा, यहां उससे कम, यहां उससे कम, यहां उससे कम। विषुवत रेखीय क्षेत्र में सघन वन पाए जाते हैं, डेंस फॉरेस्ट, पास पास होते हैं वृक्ष। वृक्ष इतने पास पास होते हैं, ये ऊपर भी बढ़ते हैं और फैलते भी हैं, ये ऊपर भी बढ़ते हैं और फैलते भी हैं। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ये एक कैनोपी बना लेते हैं। एक वृक्ष दूसरे वृक्ष से ऐसे ऊपर से अगर सटा रहेगा तो अंदर जो सूर्य की किरणें जा रही हैं अंदर जा ही नहीं पाएंगी। तो चारों तरफ से पेड़ इतने ज्यादा सघन होते हैं, पास पास होते हैं कि ऊपर से शेड बन जाता है, अंदर जो है आपके एक तरह से सूर्य की किरणें जा ही नहीं पाती। इसलिए चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, दोनों ही स्थिति में अंदर अंधेरा रहता है। जैसे अफ्रीका, अफ्रीका को क्या कहा जाता है? कॉन्टिनेंट ऑफ डार्कनेस।
कॉन्टिनेंट ऑफ डार्कनेस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पूरे अफ्रीका के रीजन में जितना भी आपके क्षेत्र आता है, जितने भी कंट्रीज हैं, वो सब क्या हैं? सघन वन वाले हैं। चाहे वो इथोपिया हो, चाहे वो सोमालिया हो, चाहे वो सूडान हो, चाहे वो चाड हो, चाहे वो नाइजर हो, चाहे वो माली हो, चाहे वो नाइजीरिया हो, तो ये सब जितने रीजन हैं, कॉन्गो है, आपके ज़ैरे का क्षेत्र है, तंजानिया है, ये सब सघन वन वाले क्षेत्र हैं जो कि आपके इस पूरे रीजन में पाए जाते हैं। इसी तरह इस पूरे रीजन में आ जाइए तो ब्राजील रीजन का पूरा रीजन जो अमेजन नदी क्षेत्र है, पूरा सघन वन है, डेंस फॉरेस्ट है। पूरे मध्य अमेरिका में, चाहे वो कोलंबिया का क्षेत्र हो, वेनेजुला का क्षेत्र हो, आपके मैक्सिको हो, सघन वन वाले क्षेत्र हैं ये। वेस्ट इंडीज में सघन वन पाए जाएंगे। फिर इसके आगे बढ़ेंगे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ये सब क्या है? सघन वन, डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। जैसे ही आप ऊपर चलेंगे, जैसे ही हम ऊपर चले इस रीजन में जहां हम लोग रहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के उच्च अक्षांशों पर, हाई एल्टीट्यूड पर, यहां पे जैसे गए वृक्ष दूर दूर गए। यहां पर क्या थे? वृक्ष बड़े बड़े थे, चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं, बड़े बड़े पत्ते होते हैं। जैसे ही हम दूर गए, और इनकी हाइट क्या होती है? 50 से 60 मीटर तक ऊंचाई तक ये होते हैं। तो ये कभी कभी मीटर में, फीट में बहुत हाइट गेन कर लेते हैं, और खूब जो है आपके एक तरह से 60-60 फीट ऊंचे औसतन आपके वृक्ष पाए जाते हैं। एवरेज 60 फीट ऊंचे होते हैं। जैसे ही आप यहां पे चलेंगे, हम लोगों के यहां आप देखेंगे वृक्ष दूर हो जाएंगे। वृक्ष दूर हो गए, वृक्ष दूर दूर हो गए, पत्तियों का साइज थोड़ा छोटा हो गया। पहले पत्तियां बहुत बड़ी थी, अब पत्ती थोड़ी सी छोटी हो गई। हम लोगों के यहां वृक्ष दूर दूर हो गया। वृक्षों के साथ घास के मैदान आ गए। इसके मतलब घास के मैदान अब शुरू हो जाते हैं इन रीजन्स में, ग्रासलैंड्स। यहां पे घास के मैदान आपको कहीं नहीं मिलेंगे विश्वोत्तरी क्षेत्र में। यहां पे सघन वन मिलेंगे, घास वास नहीं होती यार। यहां पे सिर्फ जंगली जंगल जो है, आपकी बड़ी बड़ी झाड़ियां होती हैं। लेकिन इस क्षेत्र में जाएंगे, ग्रासलैंड शुरू हो जाएंगे, दूर दूर वृक्ष हो जाएंगे। वृक्ष की साइज छोटी हो जाएगी, 15 से 20 मीटर तक या फीट तक ऊंचाई जो है आपकी पाई जाती है। और इस रीजन में जो है आपके एक तरह से जहां हम लोग रहते हैं, वहां आप देखेंगे दूर दूर वृक्ष की उपस्थिति होगी, ग्रासलैंड्स होंगे, और जो है आपके एक तरह से वेजिटेशन कम पाया जाएगा, सघन नहीं होगा, डेंस नहीं होगा। इन रीजन्स में चले जाएं, ठंडे प्रदेशों में, इन क्षेत्रों में क्या हो जाएगा? इन क्षेत्रों में वनस्पतियां और छोटी हो जाती, 10 से 12 मीटर औसतन ऊंचाई हो जाती। अब पत्तियां क्या हो गई? बहुत पतली पतली, लंबी लंबी, ऐसे पत्तियां हो गई। पतली पतली पत्तियां, लंबी लंबी पत्तियां होती हैं, छोटे छोटे जो है आपके। और जो वृक्ष होते हैं वो ज्यादातर कोनिकल शेप में ऐसे होते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि अधिकांशतः ये क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पे बहुत कम टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर को पाने के लिए इसलिए भागते हैं ये ऊपर की तरफ, इसलिए कोनिफेरस वेजिटेशन होने लगते हैं ऐसी जगह पे, और जो ज्यादातर पर्वतीय क्षेत्र में, माउंटेनियस रीजन में होने लगते हैं। तो यहां पर क्या है? और ये वृक्ष क्या है? बहुत दूर दूर होने लगते हैं। यहां पे मुख्य रूप से घास के मैदान ज्यादा है, ग्रासलैंड्स। तो ये ग्रासलैंड्स होते हैं जहां पे दूर दूर वृक्ष जो है आपके पाए जाते हैं। और ये रीजन क्या होता है? यहां पे जो वनस्पतियां हैं ये जमीन पे आ जाती हैं शैवाल के रूप में, एल्गी के फॉर्म में। तो ये एल्गी के फॉर्म में जो है आपके वनस्पतियां आ गई। और ये वनस्पतियां इन क्षेत्रों में क्या होती हैं? ये एल्गी के फॉर्म में जो पत्तियां होती हैं ये फर के रूप में हो जाती हैं। तो ढेर सारे जो आपके वृक्ष होते हैं, जैसे लाइकेन है, मॉसेस है, फर्न है, ये सब जितने भी वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं, ये सब क्या है? ये सब ऊपर पोलर रीजन्स में पाए जाते हैं। तो अधिकांश क्षेत्र हिम से ढका होता है, और वनस्पतियां भी अगर होंगी, वेजिटेशन होगा इन द फॉर्म ऑफ एल्गी, तो ये एल्गी पाई जाएगी। तो वृक्ष आप देख रहे हैं छोटे होते चले जा रहे हैं, अपने आप दूर होते चले जा रहे हैं। जब सघन वन होगा तो यहां पर खूंखार जानवर होते हैं, गर्मी ज्यादा है, गर्म खून वाले जानवर होंगे, इसलिए यहां पर क्या है? शिकार ज्यादा होगा। इसलिए जितने भी ऐसे जानवर हैं जैसे शेर, चीता, तेंदुआ, टाइगर, लायन, लेपर्ड, ये सब जितने भी होते हैं ये सब इसी रीजन में पाए जाते हैं जो शिकार करते हैं। और ऊपर चलेंगे, इनकी कमी होने लगेगी। ऊपर के क्षेत्र में कहीं नहीं मिलेंगे लायन वाइन,
आप शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र और उसमें चले जाएंगे, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तक सीमित रहेंगे, ऊपर चले जाएंगे शांत जानवर ज्यादा मिलेंगे, हाथी हाथी मिलते चले जाएंगे, उसके बाद और ठंडे प्रदेश में आप जाएंगे, पोलर बियर्स होने लगते हैं, पेंगुइन है, सील्स है, तो जिनका जो है बहुत कोल्ड में रहते हैं वो जो है आपके ठंडे प्रदेशों में रहने लगते हैं। तो जैसे पेड़ पौधे बदले, मौसम बदला, टेम्परेचर बदला, वर्षा की मात्रा बदली, उसने वृक्षों को बदला, वृक्षों ने जानवरों को बदल दिया, और इसी तरह से इंसान भी बदल जाते हैं। इंसान कैसे बदल जाते हैं? विषुवत-रेखीय क्षेत्र में आइए, इक्वेटोरियल रीजन में आपको एग्जाम्पल देते हैं। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ह्यूमन बींग्स पर भी लागू करने इसको। विषुवत-रेखीय क्षेत्र में रहने वाले जितने भी लोग होते हैं, अब यहां पर क्या है, गर्मी ज्यादा, गर्म क्षेत्र है, गर्म बुद्धि के लोग होते हैं। गर्म बुद्धि के लोग के मतलब क्या हुआ? जो सोचते समझते कम है, लड़ाई झगड़ा ज्यादा करते हैं, लठमार प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं, जो लाठी लेकर के चलते हैं, तो उस तरह के लोग होते हैं कि किसी की सुनना नहीं है, जो हम कहेंगे वही सही है, वही मानना है। उस तरह के लोग यहां पर ज्यादा मिलेंगे। क्यों? गर्मी ज्यादा है। जब गर्मी है, मानसिक संतुलन आपका वो जो है आपके इम्बैलेंस होने लगता है, और अनबैलेंसिंग होने की वजह से यहां पर क्या होने लगेगा, फिर आप सही से काम नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपका क्लास चल रहा है, 2 घंटे का क्लास हो गया, 2 घंटे की क्लास में सपोज कर लिए जहां आप बैठ करके क्लास कर रहे हैं वहां पे लाइट चली जाए, एसी चल रहा था, इन्वर्टर से फैन चलने लगे, थोड़ी देर बाद इन्वर्टर भी बोल गया, इन्वर्टर भी चला गया, पंखा भी चला गया। तो जब फ्रेंड्स आपस में बैठे रहते हैं तो गॉसिप होता है। अब पसीना इधर से निकल रहा है, इधर से निकल रहा है, तो नॉर्मली क्या होता है कि आदमी को यह नहीं ध्यान होता कि टीचर क्या पढ़ा रहा है बोर्ड पर, पसीना निकल रहा है उसकी तरफ ध्यान जा रहा है कि पसीना कहां पहुंचा, तो कंसंट्रेशन ब्रेक होने लगता है। या कभी कभी जैसे मान लीजिए कि आप दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं, यार बहुत देर हो गई, पता नहीं क्या चाट रहे हैं सर, जो है इतनी देर से जाते भी नहीं है, तो इस तरह के जैसे आपके कंसंट्रेशन ब्रेक होने वाला काम होने लगता है। तो यहां पर ऐसे लोग होते हैं जो अनप्लैन्ड होते हैं। ये अनप्लैन्ड होने की वजह से यहां पर क्या होता है, यहां पर सघन जनसंख्या होती है, डेंस पॉपुलेशन होती है, यहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होती है, कम क्षेत्र ज्यादा लोग, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो अब यहां पर क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल एक परिवार है, हस्बैंड है, वाइफ है, और सपोज कर लीजिए इसमें 10 बच्चे हैं, 12 लोगों का परिवार है। इस तरह की बड़ी फैमिली होती है। क्यों? अब जैसे किसी मित्र से आप मिलने जाइए, नॉक करिए, दरवाजा दस्तक दे रहे हैं आप, और अगर कहा जाएगा कि हाँ क्या है भाई, क्या कर रहे हैं आप, या किस तरह से जो है, मतलब नॉक करने के बाद जब वो व्यक्ति निकलेगा तो हो सकता है कि उसके साथ या उससे पहले उसके छोटे छोटे कई बच्चे निकल आए। तो नॉर्मली क्या होता है कि आदमी ने नॉक किया, व्यक्ति निकलने से पहले उसकी छर्रियां निकली चली आ रही। तो अब अगर आदमी ये पूछे कि हाँ भैया इतना लंबा परिवार काहे कर रखा है, उसके पास कोई उत्तर नहीं होता, क्योंकि वो अनप्लान्ड व्यक्ति है। वो क्या कहेगा? वो ये कहेगा ये तो ऊपर वाले की देन है, ऊपर वाला दे रहा है, हम प्रसाद स्वरूप जो है ग्रहण कर रहे हैं इसको। तो इसलिए यहां पर क्या है, लोग ज्यादा, काम कम होगा, लोग ज्यादा होंगे, बेरोजगारी ज्यादा होगी, बेरोजगारी ज्यादा होगी, शोषण होगा, एक्सप्लॉयटेशन होने की वजह से क्या होगा, पेइंग कैपेसिटी कम होगी, लोग को काम का पैसा कम दिया जाएगा, पेमेंट कम किया जाएगा। जब पेमेंट कम किया जाएगा तो उनकी इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहां पर बहुत मेहनत करके अगर एक आदमी परिवार में 12,000 रुपए कमाता है, सपोज कर लीजिए, तो प्रति व्यक्ति आए, अब 12,000 रुपए एक व्यक्ति कमा रहा है, बाकी सब बेरोजगार है। 12 लोगों के परिवार में 12,000 रुपए आ रहे हैं, इसके मतलब पर कैपिटा इनकम कितनी आ रही है, 1,000 रुपीज। पर कैपिटा इनकम 1,000 रुपीज है। वही चीज अगर आप ठंडे प्रदेशों में चले जाएं, अब ठंडे प्रदेशों में अगर आप जाएंगे तो ठंडे देशों में यहां पे दिमाग कूल रहता है, आदमी प्लान्ड वे से कर्म करता है, कम लोग हैं, लोग कम हैं, काम ज्यादा है।
इसलिए काम कराने के लिए आपको इज्जत भी दी जाएगी, आपको बुलाया जाएगा, आपसे रिक्वेस्ट की जाएगी आप काम कर दीजिए, आपको ज्यादा पैसा दिया जाएगा। मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, ये क्या है, ये जो है एक नॉर्मल आदमी की ऐसे रीजन में मैक्सिमम सैलरी है, नॉर्मल आदमी की मैक्सिमम सैलरी जो ऐसे क्षेत्र में काम कर रहा है। अब ठंडे प्रदेशों में पहुंचे, जो सबसे लोएस्ट सैलरी की बात अगर होगी वो होगी इससे दुगनी, लोएस्ट सैलरी की बात कर रहे हैं। परिवार क्या होगा, हस्बैंड है, वाइफ है, एक बच्चा है, 3 लोगों का परिवार। सिर्फ हस्बैंड 24,000 नहीं कमा रहा है, वाइफ भी 24,000 कमा रही, दोनों जा रहे हैं कमाने। उस घर में कितना आ रहा है, 48,000 रुपए। इंडियन करेंसी की बात कर रहे हैं हम, इंडियन करेंसी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। इंडियन करेंसी का यहां 12,000 आ रहा था 12 लोगों पर, और यहां पे 48,000 रुपए आ रहा है 3 लोगों पर। इसके मतलब इंडियन करेंसी के अनुसार यहां पे प्रति व्यक्ति आय 1,000 यहां पर है, और यहां पे कितनी हो गई, 16,000। तो पर कैपिटा इनकम यहां पर ज्यादा होती है। जब पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगी, इनकम ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ती है, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है, क्योंकि आप अपनी नेसेसिटी के साथ साथ एसेसरीज पर भी खर्च कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपके पास सेविंग है। मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, अब ये फैमिली है, इस फैमिली में 48,000 रुपए आ रहा है 3 लोगों पर, इंडियन करेंसी के अनुसार 48,000 है। और मान लीजिए कि ये तीनों लोग मिलकर के 28,000 भी खर्च कर देते हैं, तो 20,000 की सेविंग हो रही है। 20,000 इंडियन करेंसी का पर मंथ सेव हो रहा है अगर, तो एक साल में कितना सेव हो रहा है, 2,40,000 इंडियन करेंसी का। 2,40,000 रुपया एक साल में ये कर रहे हैं। अगर इनको दूसरा बच्चा पैदा करना होगा, तो हस्बैंड वाइफ के बीच में टॉक होती है, पार्ले होती है, और जब ये टॉक होती है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, वो इस तरह से डिस्कस करते हैं कि अगर हमारा दूसरा बच्चा हुआ 18 साल की उम्र में पहुंचेगा, या 16 साल 18 साल की उम्र में पहुंचेगा, तो उसे ग्रेजुएशन में हमें बीटेक कराना होगा, हमें जो है आपके एमबीए कराना होगा, या कोई टेक्निकल कोर्स कराना होगा, एमबीबीएस कराना होगा। अभी एमबीबीएस की फीस मान लीजिए कि एक साल में 5 लाख रुपया लग रही है, उस समय मान लीजिए 10 लाख रुपया लगेगी, तो 10 लाख रुपया अगर साल लग रही है तो 5 साल की 50 लाख रुपया लगेगी। क्या 50 लाख रुपए हम सेव कर पाएंगे? अगर वो 50 लाख रुपया सेव करेंगे तभी वो दूसरा बच्चा पैदा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये होती है प्लानिंग, और नहीं तो वो एक ही बच्चे से काम चलाएंगे। तो ये क्या है, ये एक तरह से आपके ठंडे प्रदेश में रहने वाले लोगों की जो है मानसिक कंडीशन, जो चीजों को जो है आपके देखते हैं, पर कैपिटा इनकम विश्वोत्तरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की बहुत कम होती है और ठंडे प्रदेशों में अधिक होती है। अब पर कैपिटा इनकम पर जब प्रश्न आता है, आपको लगता है, जैसे सिविल सर्विसेज में कई बार ये प्रश्न आ चुका, हर आदमी को लगता है जैसे इकोनॉमिक्स का ये प्रश्न है, इकोनॉमिक्स बेस पर ये क्वेश्चन नहीं बनाया गया, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो आपको दिया जाता है, इसी ज्योग्राफी के इस फंडा पे प्रश्न दिया जाता है। जैसे क्वेश्चन आ चुका है ये कि निम्न में से किस जगह पर प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, पर कैपिटा इनकम। दिया गया ब्राजील ऑप्शन, दिया गया तंजानिया, दिया गया ऑस्ट्रेलिया, दिया गया रशिया। अब आपको यह देखना है कि विषुवत रेखा से सर्वाधिक दूरी पर कौन है, उस कॉन्सेप्ट पर यह प्रश्न बनाया जा रहा है। कॉन्सेप्ट समझिए, कितने देशों की पर कैपिटा इनकम आप याद करेंगे, क्या इसलिए बनाया गया है? जब प्रश्न आता है आप लोग ढूंढने लगते हैं किस देश की पर कैपिटा इनकम कितनी है, इसकी इतनी, इसकी इतनी, इसकी इतनी, इसकी इतनी, 4 में से ये सबसे कम, यही आंसर हुआ। ये नहीं सोचते कि क्या सोच करके प्रश्न बनाया गया है, ये नहीं सोच रहे हैं, बस रट रहे हैं चीजों को कि हाँ सबसे कम यहां होगी। विश्व में सबसे सघन वन कहां पाए जाते हैं, कितनी बार प्रश्न आ चुका, पर क्वेश्चन पेपर्स पलटिए, सिविल में पूछा जाता है, पीछे से पूछा जाता है, वनडे एग्जामिनेशन में छाया रहता है प्रश्न, निम्न में से किस देश में सर्वाधिक सघन जो है वन पाए जाते हैं। अब वन के लिए प्रश्न आता है, यूएसए पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन रशिया, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा ब्राजील। विषुवत रेखा के नजदीक, विषुवत रेखा यहां से 20 से होकर के जा रही, सघन वन ब्राजील।
कितनी बार ये प्रश्न आ चुका, एक बार आया, ऑप्शन क्या दिया, यूएसए, फ्रांस, जापान, तंजानिया। तंजानिया में विश्व के सर्वाधिक सघन वन पाए जाते हैं। तो तंजानिया है, केनिया है, ब्राजील है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे बहुत सघन वन पाए जाते हैं, डेंस फॉरेस्ट होते हैं। तो ये जितने भी आप रीजन देखते हैं, ये आप देखेंगे ये सब डेंस फॉरेस्ट वाले रीजन हैं। यहां पे जो ग्रीन कलर आप देख रहे हैं, ग्रीन कलर वाले रीजन जो होते हैं ये डेंस फॉरेस्ट के क्षेत्र हैं जो कि आपके यहां पर मिलते हैं। ब्राउनिश कलर आपको दिखाई पड़ता है माउंटेनियस रीजन की वजह से, ये माउंटेन्स हैं जिसकी वजह से वहां पर क्या है, वेजिटेशन इतने सघन नहीं होते। तो ये जो क्षेत्र है, तो नॉर्मली क्या है कि इस पूरे क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो आपके वन जो होते हैं या फॉरेस्ट जो होते हैं बहुत डेंस पाए जाते हैं। तो किसी भी जगह पर कैपिटा इनकम का अगर कोई प्रश्न आ गया, मान लीजिए पर कैपिटा इनकम पे अगर हम प्रश्न पूछ रहे हैं और कंट्रीज में ही पूछ दिया पर कैपिटा इनकम निम्न में से किस देश की कौन सी, हमें नहीं पता, हम अपने से बना रहे हैं प्रश्न, हमें नहीं पता। क्वेश्चन हमने बनाया अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, कनाडा। तो पर कैपिटा इनकम निम्न में से किस देश की सबसे ज्यादा है और सबसे कम है? दोनों आंसर हम दे सकते हैं। सबसे कम कहां होगी? मैक्सिको में, क्योंकि ऐसी रेखा के नजदीक है, कम होनी चाहिए, यही होनी चाहिए, क्योंकि रीजन छोटा होगा डेंसिटी ज्यादा होगी, पॉपुलेशन ज्यादा होगी, इसलिए पर कैपिटा इनकम कम निकलेगी। यहां पे समस्याएं ज्यादा होंगी, इस देश में बेरोजगारी ज्यादा होगी, पर कैपिटा इनकम कम होगी। कनाडा में रीजन क्या होगा? यहां पे डेंसली पॉपुलेटेड लोग हैं, यहां पे क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। जैसे अक्सर आप देखते हैं, आप ये कहते हैं, जैसे एक चीज और बता दें आपको, कुछ चीजें होती हैं जो बहुत समझने वाली होती हैं। अक्सर बहुत सारे विद्यार्थी, 99% विद्यार्थी इन बात को जो है आपके गलत जो है वो करते हैं। जैसे आपके मान लीजिए कि प्रश्न आता है कि भारत की 4 समस्याओं को बताइए या 5 समस्याओं को बताइए। भारत की समस्याओं में सबसे पहले जैसे मान लीजिए बेरोजगारी आपने बता दिया, दूसरा आपने बता दिया जनसंख्या। जनसंख्या, किसी देश की जनसंख्या कभी उस देश की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। पॉपुलेशन जितनी ज्यादा है वो मैन पावर उतनी ज्यादा है। पॉपुलेशन ज्यादा होना कोई परेशानी नहीं है। चाहे चाइना देख लीजिए, चाइना में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है विश्व की, क्या प्रॉब्लम है? क्या चाइना को अपने पॉपुलेशन से कोई प्रॉब्लम है? कभी नहीं है। पॉपुलेशन और होती जाएगी और अच्छा होगा उसके लिए। तो पॉपुलेशन ज्यादा होना कभी समस्या नहीं होती। और 99% स्टूडेंट के दिमाग में ये होता है कि शायद पॉपुलेशन इंडिया की ज्यादा है, इसलिए जनसंख्या, जो इंडिया की प्रॉब्लम जनसंख्या है। जनसंख्या नहीं, जनसंख्या घनत्व प्रॉब्लम होती है। पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं होना चाहिए। कम क्षेत्र है, ज्यादा लोग रह रहे हैं, वो क्या है, वो पॉपुलेशन डेंसिटी, जहां विस्फोटक प्रकार के एक्सप्लोजिव टाइप जो है आपके एक तरह से पॉपुलेशन होती है, जहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती है और छोटा सा क्षेत्र होता है। इंडिया में समस्या क्या है? पॉपुलेशन की नहीं है, पॉपुलेशन डेंसिटी की समस्या है। उन रीजन्स में जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, वो स्टेट देखिए, वो स्टेट में सबसे ज्यादा समस्याएं हैं। उत्तर प्रदेश देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, पश्चिम बंगाल देख लीजिए, ये रीजन्स हैं जहां पर समस्याएं मिलती हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी अगर कहा जाए तो पॉपुलेशन जो है आपके एक तरह से समस्या नहीं, पॉपुलेशन डेंसिटी समस्या होती। और ये सारी चीजें किससे जुड़ी हैं? ये सब जो है आपके सिर्फ एनर्जी से। आपने जितनी भी चीजें देखी, चाहे पर कैपिटा इनकम की बात करें, चाहे उसमें जो है आपके बेरोजगारी की बात करें, चाहे हमने जो है आपके एक तरह से इनकम की बात करी, चाहे हमने वर्षा की बात करी, चाहे हमने सघन वन की बात करी, डेंस फॉरेस्ट की बात करी, चाहे किसी क्षेत्र में जो है आपके किस तरह के लोग हैं या क्या जो है आपके किस तरह का क्लाइमेट होगा, ये सारी चीज किस पर डिपेंडेंट है? सूर्य से आने वाली ऊर्जा। और ये कॉन्सेप्ट अगर आप जान जाएंगे
और कॉन्सेप्चुअली ज्योग्राफी को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ज्योग्राफी में कभी कोई जो है आपके प्रॉब्लम नहीं। ज्योग्राफी बहुत आसान सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आज सिर्फ हमने एक छोटा सा आपको एक झलक दिखाई है। देखिए ज्योग्राफी क्या है, ये क्या है, पूरा कॉन्सेप्चुअल आपने देखा होगा, पूरी साइंस है। हर चीज हमने साइंस से कोरिलेट करके बताई। एनर्जी से वर्क को बताया, तो जितने प्रकार के वर्क हो रहे हैं वो सब किसकी वजह से हो रहे हैं, एनर्जी से हो रहे हैं। तो अब हो क्या रहा है कि जिस जगह पर ज्यादा एनर्जी है वहां पर ज्यादा वर्क हो रहा है। अब वो पॉजिटिव वर्क भी हो सकता है, नेगेटिव भी वर्क हो सकता है, दोनों तरह के वर्क हो रहे हैं। दोनों वर्क को हमने डिस्कस भी किया, पॉजिटिव को भी किया, नेगेटिव वर्क को भी किया। तो जैसे ह्यूमन के केस में नेगेटिव वर्क हो रहा था, जनसंख्या बुद्धि ज्यादा गर्म थी, तो वहां पर क्या है, जनसंख्या जबरदस्ती बढ़ती चली जा रही है। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों जो है वर्क हो रहा है। तो किसकी वजह से, एनर्जी की वजह से। तो देखिए ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर आप एनालिसिस करें, आप अगर समझने की कोशिश करें तो बहुत ही आसान सब्जेक्ट। और इसीलिए मेंस में जो विद्यार्थी जो है आपके एक तरह से इस कॉन्सेप्ट से पढ़ करके इन चीजों को लिखते हैं, जब आप हमसे पढ़ेंगे आप देखेंगे कि एक एक चीज, एक एक टॉपिक को जब हम साइंस से कोरिलेट करके आपको पढ़ाएंगे तो आप देखिएगा कि कैसे ज्योग्राफी कितनी आसान लगती है। अगर साइंस का टीचर नहीं है तो वो कैसे ज्योग्राफी पढ़ा रहा है ये हम आज तक नहीं समझ पाए। पता नहीं कितने पढ़ाने वाले टीचर्स ऐसे हैं जो आर्ट्स बैकग्राउंड के और ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, हमको नहीं समझ में आता कि ज्योग्राफी वो कैसे पढ़ा रहे हैं। मेरे हिसाब से साइंस न जानने वाला व्यक्ति कभी ज्योग्राफी नहीं पढ़ा सकता। वो तो आपको फैक्ट याद करा रहा है, खाली फैक्ट याद करने से कुछ नहीं होता। और चाहे जितना अच्छा कॉन्सेप्ट आप ले लीजिए, आर्ट्स बैकग्राउंड का व्यक्ति इतना अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं बना पाएगा, क्योंकि ये पूरा साइंटिफिक बैकग्राउंड का सब्जेक्ट है। और ये इसके अंदर इस सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं लर्न करना, एक सिंगल चीज नहीं लर्न करना, सारी चीज कॉन्सेप्चुअल आती है। और वही चीज हमने शो करने की कोशिश करी है। तो आज की ये लेक्चर में जो थर्ड पार्ट था हम लोगों का, वो इंट्रो का, वो अब यहाँ पे समाप्त होता है। और कोशिश ये रहेगी कि आपसे आगे भी छोटे छोटे टॉपिक्स के जरिए हम मिलेंगे। और हम लोगों का जो नया बैच स्टार्ट होगा, उस बैच में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आगे फर्दर जो है हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू रखेंगे। ओके, थैंक यू।